लोकसभा में आज ऊर्जा मंत्री आर के सिंह विद्युत संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। इस विधेयक के कानून बनने से एक ही इलाके में एक से ज्यादा बिजली कंपनियां सेवाएं दे पाएंगी और उपभोक्ता इनमें से किसी भी सेवा को चुन पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपाल और प्रशासकों ने हिस्सा लिया। अशोक गहलोत के विवादित और बेहद संवेदनहीन बयान पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि गहलोत के इस बयान से बलात्कारियों का हौसला बढ़ेगा और उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से इस बात के प्रमाण मांगे थे कि शिवसेना पार्टी पर उनका अधिकार है। आज दोपहर 1 बजे तक ये दस्तावेज सौंपे जाने हैं। इसके बाद चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। पात्रा चौल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की आज ईडी हिरासत समाप्त हो रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी उनकी हिरासत बढ़ाने का मांग कर सकती है। ईडी ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ईडी ने अदालत को बताया था कि संजय राउत और उनके परिवार को आवास पुनर्विकास परियोजना में कथित अनियमितताओं से उत्पन्न 1 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध की आय प्राप्त हुई थी। पात्रा चौल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की पत्नी से भी शनिवार को ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की। उन पर बैंक खातों में 1 करोड़ से भी ज्यादा रकम प्राप्त करने का आरोप है। महाराष्ट्र में बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये विस्तार 15 अगस्त से पहले हो जाएगा। साथ ही चर्चा ये भी है कि महाराष्ट्र में होने वाले कैबिनेट विस्तार में कम से कम 15 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। इसे लेकर सूत्रों के हवाले से जो एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय से ही ये दोनों 2 सदस्यीय कैबिनेट के तौर पर काम कर रहे थे। इसे लेकर महाराष्ट्र के विरोधी दल लगातार सरकार की आलोचना कर रहे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया था। इसे लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अजीत पवार विपक्ष के नेता हैं, वह ऐसी बातें कहते रहेंगे। इस पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि अजीत दादा आसानी से भूल जाते हैं कि जब वह सरकार में थे तब पहले 32 दिनों में सिर्फ 5 मंत्री बनाए गए थे। हालांकि अब महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी जानकारी दी है। उसके बाद डिप्टी सीएम फडणवीस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। हालांकि ये विस्तार किस दिन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल पा रही हैं, उसके मुताबिक 15 अगस्त से पहले महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने इसमें हुई देरी को लेकर कहा कि मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी के कारण राज्य सरकार का कामकाज किसी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ और जल्दी ही मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए 16 ऐसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करके एक मिशन की शुरुआत की है, जहां विपक्षी दल लगातार जीतते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें शिवसेना के उन नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं जो अब शिंदे खेमे में शामिल हो गए हैं। फडणवीस ने कहा क्योंकि शिवसेना और बीजेपी गठबंधन के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसलिए बीजेपी इन निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूदा लोकसभा सदस्यों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी को लेकर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मंत्री पद के लिए चेहरों का चयन 2024 के आम चुनाव के समीकरणों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। इसे लेकर सोच समझकर ही फैसले लिए जाएंगे। इसी वजह से यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।
राजस्थान में बेखौफ खनन माफिया, उनको कोई खौफ नहीं। बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर हमला, आज मेरे ऊपर चौथी बार हमला हुआ है। सांसद ने खेतों में भागकर बचाई जान, गांव वालों ने आकर करीब पूरी भीड़ भक्कड़ हो गई थी। राजस्थान के भरतपुर की बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर एक बार फिर से खनन माफियाओं ने घातक हमला किया है। हमले में सांसद बाल बाल बची हैं। हमलावरों ने उनकी कार को तोड़फोड़ दिया है। इस पर सांसद रंजीता कोहली ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। हमले के बाद हमलावर फरार हो गए। कहा जा रहा है कि सांसद रंजीता कोहली दिल्ली से राजस्थान लौट रही थी, तभी भरतपुर में खनन माफिया द्वारा उनकी कार पर पथराव किया गया। हमले के बाद बीजेपी सांसद धरने पर बैठ गईं। सांसद रंजीता कोहली रविवार रात को दिल्ली से लौट रही थी। इसी दौरान उन्होंने कामा इलाके में बॉर्डर पर बड़ी संख्या में अवैध खनन के ओवरलोड ट्रक को निकलते हुए देखा, जिसके बाद सांसद कोहली ने उनको रुकवाया। इससे गुस्साए खनन माफिया ने सांसद की गाड़ी पर पथराव कर दिया। रंजीता कोहली ने कार से उतरकर सुरक्षा कर्मियों के साथ खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर ग्रामीण आ गए। ऐसे में माफिया सांसद की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार हो गए। रंजीता कोहली ने बताया कि उन पर डंपर चढ़ाने की भी कोशिश की गई। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। सांसद ने राजस्थान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सूचना के 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। हमले के बाद सांसद धरने पर बैठ गई हैं। उन्होंने साथ ही सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला भी बोला है। आज मेरे पास सूचना थी 200 गाड़ियों की कि मैडम यहाँ पर आइए, और हम आए थे तो यहाँ पर लगातार 100 गाड़ियां लगी हुई थी। और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को उन गाड़ियों के सामने रुकवाया और हम लोग उतरे थे, वैसे ही मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव बुरी तरीके से हुआ। और डंपर, जिस तरीके से डंपर हमारे लोगों के ऊपर छड़के, उनको कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का एसपी जिससे मैंने बात करी, वो आने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ 100 मीटर भी दूर नहीं है चौकी, वहाँ से 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं था। और जिस तरीके से मेरी गाड़ी की हालत करी है, मैं तो 1 मिनट पहले उतर गई थी। इन्होंने आज मेरे ऊपर चौथी बार हमला हुआ है। तो आप देखिए कि डीजीपी कहते हैं कि मैं अवैध खनन को रुकवा रहा हूँ, यहाँ का एसपी कहता है मुझे कोई लेना नहीं देना, और चीफ सेक्रेटरी, और ये मतलब क्या ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने। मैडम, अवैध खनन और जो खनन है वो तो बंद है, संतों का आंदोलन चल रहा है लंबे स्तर पर, इतनी गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? नहीं, ये तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ 200 गाड़ियों के मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, और आज मैंने खुद आके देखा 100 गाड़ियां लगातार जा रही हैं, और उनको रोका तो हमारी गाड़ी पर पथराव हुआ है, मुझे मारने की कोशिश की गई है। मैम, पथराव में कोई घायल हुआ है क्या? नहीं, जिस तरीके पथराव में घायल क्या, मर भी जाते हम तो। अगर हम 2 मिनट पहले नहीं उतरती मैं। कैसे भाग के जान बचाई आपने? जिस तरीके से हम लोग खेतों को यहाँ ही गिर गए सब लोग, और गाड़ी चलती जा रही है, हमारे पास वीडियो है। मतलब उनको कोई खौफ नहीं, हमारी जनता के ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए, हमारे ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। और पूरे गांव वालों से पूछिए आप, मैं जैसे आई हूँ, उन्होंने खुद पत्थरों की आवाज। गांव वालों ने बचाया आपको आकर के? हाँ बिल्कुल, गांव वालों ने आकर करीब पूरी भीड़ भक्कड़ हो गई थी। उन लोगों ने खुद कहा कि पत्थरों की कितनी तेजी से आवाज आ रही है, उनको कोई खौफ नहीं। सांसद का कहना है कि उन्होंने अवैध खनन के बारे में पुलिस अधीक्षक को पहले भी बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये खनन का मामला है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सांसद पर हमले की सूचना पर उनके समर्थक और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा होने लग गया। सांसद कोहली ने हमले के विरोध में मौके पर ही धरने पर बैठ गई। देर रात जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने सांसद रंजीता कोहली से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी ली। आपको बता दें, सांसद सोमवार सुबह तक धरने पर बैठी रहीं। रात भर से धरने पर बैठी सांसद रंजीता कोहली ने हमलावरों को पकड़ने की मांग की है। सांसद का कहना है कि रात को करीब 100 से 150 की संख्या में ओवरलोड ट्रक सामग्री लेकर निकल रहे थे। उन्होंने बॉर्डर पर
दिलावटी चौकी के पास उनको रुकवाया तो खनन माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया। सांसद का आरोप है कि पुलिस के सामने ही माफिया ट्रक को लेकर भागे। पुलिस खुद ही ट्रकों को वहां से पास करवा रही थी। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। गालीबाज नेता पर नोएडा अथॉरिटी का एक्शन। महिला को गाली देना पड़ गया नेता को भारी। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं नोएडा के सेक्टर 93 के ओमेक्स सोसाइटी की, जहां गालीबाज नेता ने महिला से बदसलूकी की थी, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब नोएडा अथॉरिटी ने बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। इस बीजेपी नेता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि महिला को गाली देने का अंजाम ये हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों महिला से बदसलूकी करने वाले नोएडा के नेता का मामला चारों ओर छाया हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इस घटना को कई दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी नेता फरार बताया जा रहा है। तो वहीं आज नोएडा अथॉरिटी ने नेता पर कड़ा एक्शन लिया है। नोएडा अथॉरिटी की टीम ने ओमेक्स सोसाइटी पहुंचकर महिला से बदसलूकी करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। आरोपी त्यागी ने अपने फ्लैट के आसपास अवैध निर्माण करा रखा था। आरोप है कि सोसाइटी का वो मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देता था। अवैध निर्माण की शिकायत 2019 से सोसाइटी में रहने वाले लोग कर रहे थे, लेकिन अपने रसूख के चलते वो कब्जा हटाने को तैयार नहीं था। लेकिन आज जब उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला तो वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे, इस कार्रवाई का स्वागत करने लगे। बता दें कि अथॉरिटी के नोटिस को अपने रसूख के चलते वो रुकवा देता था। दबंग नेता श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया है। पुलिस की 12 टीमें आरोपी की तलाश में बीते 3 दिन से दबिश दे रही हैं, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा। इस कार्रवाई में देखा जा सकता है कि आरोपी त्यागी ने अपने फ्लैट के आसपास अवैध निर्माण करा रखा था, जिसे हथौड़े और बुलडोजर की मदद से आज तोड़ दिया गया। बता दें कि सबसे पहले श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर बालकनी में बनाए गए महंगे टाइल्स से निर्मित अवैध निर्माण को ढहाया गया और फिर छत से जो शेड बनाया गया है उस पर बुलडोजर से हथौड़ा चलाया गया। जैसे ही अथॉरिटी का हथौड़ा त्यागी के बालकनी पर चला तो वहां रहने वाले लोग तालियां बजाकर इस कार्रवाई का स्वागत करने लगे। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद थी। बांग्लादेश में तेल की कीमतों में लगी आग, बढ़ोतरी पर जनता का फूटा गुस्सा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में फ्यूल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बांग्लादेश की सरकार ने ईंधन की कीमतों में 51.7% तक की बढ़ोतरी की। नई कीमतें शनिवार से लागू हो गई। इससे बांग्लादेश में महंगाई बढ़ने की आशंका और बढ़ गई है। खबरों की माने तो सरकार के इस कदम से उस पर से सब्सिडी का बोझ कम होगा। बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 130 टका हो गई है। इसमें 44 टका की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 1 लीटर ऑक्टेन की कीमत अब 135 टका हो गई है, जो इससे पहले 89 टका थी। बांग्लादेश में डीजल और केरोसिन की कीमतों में 42.5% का इजाफा हुआ है। अब डीजल और केरोसिन 114 टका प्रति लीटर की दर से मिल रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि खुदरा स्तर पर कीमतों में ताज़ा बढ़ोतरी से सरकारी वितरण कंपनियों पर सब्सिडी का बोझ कम होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें बांग्लादेश की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। सरकार ने कहा पिछले 6 महीने में बांग्लादेश
पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को 8 अरब टका का घाटा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए दाम बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटेंगी, दाम घटा दिए जाएंगे। बांग्लादेश में सरकार के फैसले के खिलाफ रविवार को लोग सड़कों पर उतरे। ढाका समेत कई शहरों में सड़कें जाम की गईं। बांग्लादेशी छात्र संगठनों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, आम लोगों को पहले से ही महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के कुप्रबंधन ने लोगों को इस पीड़ा की ओर बढ़ा दिया है। दरअसल महंगाई के खिलाफ जब बांग्लादेश के लोगों का गुस्सा फूटा तो वहां की सड़कें धधकने लगी। जैसे ही प्रदर्शनकारियों का सामना वहां की पुलिस से हुआ तो लोगों ने आपा खो दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पत्थरबाजों पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और उस वक्त उन्हें जो भी सामने हाथ में मिला पुलिस की तरफ फेंकने लगे। आपको बता दें, श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश दूसरा ऐसा देश है जहां ऐसे प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने देश के अलग अलग पेट्रोल पंपों का घेराव किया और ईंधन की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के आदेश को वापस लेने की मांग की। बता दें, शेख हसीना सरकार द्वारा शुक्रवार को कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई, जिसके बाद डीजल की दर में 34 टका प्रति लीटर, ऑक्टेन में 46 टका प्रति लीटर और पेट्रोल में 44 टका प्रति लीटर की वृद्धि हुई। कई बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि ईंधन की कीमत में ये 51.7% की वृद्धि देश को आज़ादी मिलने के बाद से सबसे ज़्यादा है। घोषणा के बाद कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए जिसमें लोग ईंधन लेने के लिए लंबी कतार में खड़े दिख रहे हैं। बता दें, दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प होने के बाद ढाका को थोड़ी देर के लिए प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना लिया। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा तब भड़की जब वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई दर में बढ़ोतरी हो सकती है। दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश की 400 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था सालों से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रही है। हालांकि बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों ने इसके आयात बिल को बढ़ा दिया है, जिससे सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित वैश्विक कर्ज देने वाली एजेंसियों से लोन लेना पड़ा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीयों ने लहराया परचम। भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी। 10वें दिन भारत ने जीते 15 मेडल। भारत के लिए बर्मिंघम में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का 10वां दिन बेहद शानदार रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में रविवार को 5 गोल्ड मेडल सहित कुल 15 पदक अपने नाम किए और भारत के पदकों की संख्या को 18 गोल्ड के साथ 55 तक पहुंचा दिया। बता दें, इस गेम के 10वें दिन 7 अगस्त को भारत ने कुल 15 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। यही नहीं, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में पहुंचकर मेडल जीतना कंफर्म कर लिया है। आपको बता दें, बॉक्सिंग में सबसे पहले नीतू गंगस, अमित पंगल और निखत जरीन गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे। नीतू ने इंग्लैंड की बॉक्सर को 5-0 से मात दी। फिर अमित पंगल ने 48-51 किलो भार वर्ग के फ्लाइट मिड मैच के फाइनल में मैकडोनाल्ड को मात देकर सोना जीता। अमित के बाद निखत जरीन की बारी थी और उन्होंने भी निराश नहीं किया। अभी जो बॉक्सिंग में स्कोरिंग सिस्टम चल रहा है तो मुझे लग रहा है वो मतलब फर्स्ट सेकंड राउंड डोमिनेट करना बहुत ही जरूरी है। पूरी बाउट ही है, लेकिन ये है कि मैं यही सोच के गई थी कि मुझे अपनी ओपोनेंट को थोड़ा कंट्रोल में ही रखना है कि मतलब हर एक राउंड फाइनल राउंड होता है, हर एक मैच फाइनल मैच होता है हमारे लिए बॉक्सिंग में। तो मुझे यही था कि मैं पूरा हर एक राउंड अपने साइड लेकर ही चलूँ।
आपकी अब तुलना हो रही है या आपकी गिनती अब मैरी कॉम जैसों के साथ हो रही है, जो कि इतनी बड़ी लेजेंड रही है भारत की बॉक्सिंग की। तो जैसे वो भारत के लिए स्वर्ण पदक लाई थी कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उसके बाद आप ही का स्वर्ण पदक है, तो ये सुन के कैसा लग रहा है? वो एक महान खिलाड़ी है, हमारे पूरे वर्ल्ड में ही महान है। उनकी वजह से बॉक्सिंग को अलग ही पहचान मिली है इंडिया में। हमें उनकी वजह से ही जो हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं, उनकी वजह से वुमेन्स बॉक्सिंग में बहुत हमें सुविधाएं मिली हैं और जिनकी वजह से हम ये मेडल जीत पा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर ये जो मेडल है, ये आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? मैं ये मेडल मेरी पूरी कंट्री को ही डेडिकेट करना चाहूँगी, और मेरी जो कोचेज़ हैं इतने सालों से मेहनत करवा रहे हैं, और मेरी फैमिली है, मैं सबको ही ये डेडिकेट करना चाहूँगी। क्या अपने प्रदर्शन से भारत को गोल्ड मेडल जिता के कितने खुश हैं? जी काफ़ी खुश हूँ। जहाँ देश का सवाल आता है और देश का नाम रोशन करना हमारी वजह से, तो मैं उसके लिए हमेशा आगे रहूँगा, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरी वजह से मेरे देश का नाम ऊपर पाया। आपका हम एक छोटा सा एक मार्क देख रहे हैं, वो क्या आपको कैसे लगा? आप फिर कैसे वो तो बॉक्सिंग में लगते रहती है, खेली ऐसा है, बट कैसे फिर उससे आप मतलब कि आप? जी हमें इस चीज़ को अनदेखा करके हमें अपनी बाउट खेलनी पड़ती है, और ये शायद उतना ही ज़रूरी है जितना एक स्पोर्ट्समैन के लिए रिंग में उतरना। मौका आपने भारत को हर बार बहुत बार दिया है कि आप पोडियम पे चढ़ते हैं और भारत का राष्ट्रीय गान बजता है गोल्ड मेडल के बाद। एक बार फिर वो मोमेंट लिव करके कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा, और शायद आपने देखा मेरे रोंगटे वहाँ खड़े हो रहे थे जैसे ही राष्ट्रीय गान बज रहा था। और ये मोमेंट मैं मेरे हिसाब से हर गेम में करना चाहूँगा अपने देश के लिए, और इसके लिए मैं जी जान लगा दूँगा। बहुत खुश हूँ मैं कि अपने देश के लिए मैंने गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद मेरा नेक्स्ट मेजर कंपटीशन यही था, तो लोगों की उम्मीद थी मेरे से कि मैं यहाँ पे भी गोल्ड जीतूँ, बट हाँ फाइनली मैं गोल्ड मेडल जीतूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब नेशनल एंथम बजा तब आपको नेशनल एंथम गाते हुए देखे और इमोशनल होते हुए देखे, वो मोमेंट डिस्क्राइब करिए। वो मोमेंट मतलब डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत मतलब मेमोरेबल मोमेंट रहा है वो, क्योंकि मैं हमेशा से मेरा एक ही ड्रीम रहा है कि मैं जब भी कोई कंपटीशन खेलूं और अपने कंट्री के लिए गोल्ड जीतूं और टॉप ऑफ द पोडियम खड़े होके नेशनल एंथम वहां पे हमारा बजे। तो जब आज नेशनल एंथम प्ले हो रहा था तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था वो। हम आपसे लास्ट टाइम मिले थे, पूरी टीम जो बॉक्सिंग की लीडर है, इस बार फिर लगता है मुलाकात होगी, आपके जो परफॉर्मेंस देखे आपसे फिर मिलना चाहेंगे। आप कितना लुक फॉरवर्ड कर रही है मोदी जी से मिलने के लिए? डेफिनेटली मैं अगर इस बार भी मुझसे मिलते हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। लास्ट टाइम मैंने सेल्फी लिया है, तो इस बार भी मैं एक न्यू सेल्फी लूंगी मैं, और लास्ट टाइम मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया था टी शर्ट पे, इस बार मैं ग्लव्स पे लूंगी मैं ऑटोग्राफ। भारतीय टीम को मेंस ट्रिपल जंप में दोहरी सफलता मिली। एडोल्फ पॉल ने गोल्ड और अब्दुल्ला अबूकर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं वुमेन्स जैवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने उम्मीदों पर खरे उतरते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसके अलावा 10 किलोमीटर पैदल वॉक में संदीप कुमार ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में सफल रहे। जो ब्रॉन्ज मेडल लेके जा रहे हैं, ऐतिहासिक दिन है। जैवलिन का नीरज चोपड़ा का स्वर्ण था, ओलंपिक में आपका ब्रॉन्ज है। इस जश्न को आप कैसे मनाएंगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मतलब कंट्री के पहले ये था कि इंडिया वालों को इतना जानता नहीं था, लेकिन अब भी क्या है कि जैवलिन में तो इंडिया वालों को सब जानते हैं। मतलब ये अभी फिर कम्पीट करने जाते हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा ये लगता है कि हाँ इंडिया से भी कोई जैवलिन थ्रो रहा है, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम अपने देश के लिए मतलब इतना अच्छा कुछ कर पा रहे हैं। जहाँ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इन सब का दबदबा है, उन सब के दबदबे को आपने तोड़ा और यहाँ पर अपने लिए न केवल पदक जीता बल्कि देश को खुश होने का मौका दिया। बस सर हमारी तो मतलब यही कोशिश रहती है कि मतलब हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें, कि हमारे देशवासियों को मतलब जो भी हमारे फैंस हैं, जो भी मतलब हमारे मेडल का वेट करते हैं, हम उनको प्राउड फील कराएं। बस यही होता है कि हम अच्छे से मेहनत करें, अपना 100% दें। परिवार में कैसा माहौल होगा जब जाएंगे देश में, तो आपको हीरो की तरह ट्रीट किया जाएगा? परिवार वाले काफ़ी खुश होंगे। उन्होंने बोला था कि इस बार तो खाली हाथ मत आना, कुछ अच्छा करके आना। तो बस यही है कि हाँ मैंने मेरा बेस्ट ने कोशिश किया था और नेक्स्ट में थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। निर्धारित समय तक मैच 1-1 से बराबरी पर था। इसके बाद शूटआउट में भारतीय टीम 2-1 से विजय रही। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद कॉमनवेल्थ में कोई पदक जीता। टेबल टेनिस के पुरुष डबल्स में शरद कमल और सात्यान गणनाश खेरन की
जोड़ी को सिल्वर मेडल मिला। ये जोड़ी फाइनल मुकाबले में गोल्ड से चूक गई। इंग्लैंड के डिक हॉलपॉल और लियम पिचफोर्ड के खिलाफ इन्हें हार का सामना करना पड़ा। दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल की जोड़ी ने स्क्वैश के मिक्स डबल में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में ऑस्ट्रेलिया की लेवन डॉन और पीले कैमरॉन की जोड़ी को 2-0 से शिकस्त दी। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल में किदाम्बी श्रीकांत ने कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच में उन्होंने सिंगापुर के जिया फेंग टे को लगातार गेमों में 21-15, 21-18 में हराया। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपने गोल्ड मेडल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 रन से रोमांचक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी के साथ भारतीय टीम गोल्ड तो चूकी लेकिन सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। टेबल टेनिस के मिक्स्ड डबल में भारतीय जोड़ी अचता शरद कमल और शीजा अकुला ने मलेशिया की जेविन चुंका और कैरन लीन को हराकर गोल्ड जीता। फाइनल मुकाबले में ये जोड़ी 11-4, 9-11, 11-15, 11-16 से जीती। बैडमिंटन महिला डबल्स के ब्रॉन्ज मेडल मैच में त्रिशा जॉली और गायत्री कोबिचंद पुलेल की जोड़ी विजय रही। इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की सुआन यून, वेंडी चेन और सोमरविल की जोड़ी को लगातार गेमों में 21-15, 21-18 से हराया। खबर और फिलहाल इतना ही।